फिल्म न सिर्फ सियोल की असली घटना पर आधारित है, बल्कि इसके अंत में जो मैं सोच रहा था कि किस किस को मारना है, वो सबको मार डाला गया। बस बहुत ही संतुष्टि देने वाला है। कहानी की शुरुआत ही बहुत हाई एनर्जी वाली है। एक गैंगस्टर बॉस ने एक बहुत महंगी बीफ नूडल्स का ऑर्डर दिया, लेकिन जो नूडल्स आई उसमें एक भी टुकड़ा मीट का नहीं था। उसने गुस्से में सूप सीधे मार्गो के छोटे भाई के चेहरे पर फेंक दिया। यह खुली चुनौती देखकर मार्गो ठंडे ढंग से हंसा। वह शांति से उस गैंगस्टर के छोटे भाई के पास गया और उसके बाल पकड़कर जोर से खींचे। इस एक झटके ने गैंगस्टर बॉस को पूरी तरह डरा दिया। वह पहले से ही सुन चुका था कि मार्गो कोई साधारण आदमी नहीं है, लेकिन आज देखकर पता चला कि सच में यह इंसान नहीं, कोई और ही चीज है। लेकिन मार्गो को इतना खौफनाक बनाने वाली सिर्फ उसकी भयंकर शक्ल नहीं थी, बल्कि उसका क्रूर और चालाक स्वभाव था। जो भी उसे गुस्सा दिलाता, उसे इंसानी मांस का सैंडविच, पिटाई का शिकार बना दिया जाता था। इतनी बुरी तरह पीटा जाता कि उसकी अपनी माँ भी उसे पहचान न पाए। लेकिन आज मार्गो को अपनी घमंड की कीमत चुकानी पड़ी। गैंगस्टर बॉस को संभालने के बाद वह घर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में किसी ने उसकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। मार्गो तुरंत उतरा और देखा कि उसकी कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति भी बहुत विनम्र और माफी मांग रहा था, तो उसने उसे जाने दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उस सफेद कपड़े वाले आदमी ने बहुत बेरहमी से हमला कर दिया। मार्गो को मांस का टैंक कहा जाता था, लेकिन आज वह भी मुश्किल से बच पा रहा था। देखते देखते लग रहा था कि यहीं मर जाएगा। उसने पूरी ताकत से एक ओवर शोल्डर थ्रो मारा, लेकिन दूसरा आदमी जैसे चिकन ब्लड पीकर आया हो, उठकर फिर से उसकी कमर पर चाकू से वार करने लगा। पहले से छिपकर हमला होने की वजह से मार्गो जल्दी ही घायल हो गया। फिर भी मार्गो ने जान की बाजी लगाकर लड़ाई जारी रखी। हथियार न होने के बावजूद उसने दुश्मन को कोई फायदा नहीं होने दिया। यहाँ तक कि उसने चाकू छीन लिया और लगभग उसे मार ही डाला। यह देखकर सफेद कपड़े वाला डर गया और कार में बैठकर भागने लगा। फिर एक झटके से मार्गो को टक्कर मारकर उसे बेहोश कर दिया। अच्छा हुआ कि आधी रात को किसी ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया, वरना जान चली जाती। उधर उसके छोटे भाई भी चुप नहीं बैठे। उन्हें लगा कि यह काम गैंगस्टर बॉस ने करवाया है, इसलिए उन्होंने सीधे जाकर उसका ठिकाना तबाह कर दिया। लेकिन असली हमलावर, वो सफेद कपड़े वाला, अब शहर के बाहर भाग चुका था। लड़ाई में उससे भी मार्गो ने चाकू मार दिया था। दर्द सहते हुए उसने स्टेपलर से अपना घाव सिला, फिर एक सिरिंज निकाली और खुद को अमर होने वाली दवा इंजेक्ट कर ली। दवा की ताकत आजमाने के लिए वह स्टील की चाकू लेकर पास के डॉग फार्म में घुस गया। खून की महक से सारे कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन वह बिना परवाह के सबसे खतरनाक डॉग किंग को पकड़ लिया। डॉग फार्म का मालिक समझा चोर आया है, लेकिन यह तो कातिल था। इस तरह एक डॉग फार्म का बादशाह हमेशा के लिए खत्म हो गया। उधर अस्पताल में मार्गो होश में आया। उसने तुरंत पेन से हमलावर की गाड़ी का नंबर लिखा और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से उसका चेहरा बनवाया। फिर दोनों चीजें अपने आदमियों को देकर कहा, इस इंसान को ढूंढो। तभी एक पुलिस वाला बिना बुलाए आ गया। वह मार्गो से पुलिस स्टेटमेंट लेने आया था। लेकिन मार्गो, जो इस इलाके का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, को पीटे जाने पर पुलिस के पास जाना अपनी इज्जत खराब करना लगता था। वह खुद ही बदला लेना चाहता था, लेकिन पुलिस वाला छोटू उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वापस जाते वक्त वह अंडरग्राउंड पार्किंग में गया और मार्गो की टक्कर खाई कार ढूंढ ली। कार के पिछले हिस्से में साफ साफ सफेद पेंट लगा हुआ था। यह देखकर वह उत्साहित हो गया। उसे लग गया कि यह वही सीरियल किलर है। पुलिस वाले को हाल ही में कई हत्या के केस मिले थे। कातिल हमेशा रात में अकेले गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को निशाना बनाता, गाड़ी को टक्कर मारकर नीचे उतरवाता, फिर डैमेज चेक करते वक्त पीछे से चाकू मारकर मार डालता। आखिरी केस में भी कातिल सफेद गाड़ी चला रहा था, इसलिए छोटू को यकीन हो गया कि मार्गो पर हमला करने वाला वही सीरियल किलर है। मार्गो इस केस का एकमात्र जीवित बचा शिकार था। छोटू समझ गया कि अगर इस केस को सॉल्व कर लिया तो उसकी तरक्की पक्की है। तभी अस्पताल में गैंगस्टर बॉस भी मार्गो से मिलने आया। दिखावे में तो चिंता जता रहा था, लेकिन असल में उसके आदमियों ने उसके ठिकाने को तोड़ा था, इसलिए वह मुआवजा मांगने आया था। मार्गो को शक था कि क्या कातिल और ये गैंगस्टर जुड़े हैं, इसलिए उसने तुरंत हामी नहीं भरी। इससे गैंगस्टर नाराज हो गया। उसकी तानों ने मार्गो के अंदर बदले की आग और भड़का दी, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चल रहा था। अब वह हाईवे सर्विस एरिया में पहुंच चुका था। एक आदमी पास से गुजरा और फोन पर बोला, बच्चे का बर्थडे नहीं मनाना चाहता। यह सुनते ही कातिल गुस्से में आ गया और चाकू से उस पर हमला कर दिया। फिर उस आदमी की ट्रक चुरा ली। ट्रक में रखा केक खाते खाते उसे याद आया कि बड़े ट्रक में आमतौर पर 2 ड्राइवर होते हैं। ट्रक रास्ते में डगमगाने लगा। दूसरे ड्राइवर ने भी हमला किया, लेकिन कातिल ने उसे भी मार डाला। लाश फेंकते वक्त उसकी स्टील चाकू गलती से खिड़की से बाहर गिर गई। अगले दिन हत्या की खबर फैली। मार्गो को मौका मिल गया। उसने अपने आदमियों से वो चाकू वापस लेवा लिया और कातिल को पकड़ने का एक प्लान बनाया। लेकिन प्लान शुरू होने से पहले ही वो पुलिस वाला छोटू फिर आ गया। उसने गेमिंग हॉल को धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया। छोटू कातिल को पकड़कर प्रमोशन चाहता था। मार्गो ने पहले मना कर दिया, लेकिन छोटू ने कातिल की सारी क्रूर हरकतें बता दी और कहा, जो पहले पकड़ेगा वही बदला लेगा। कातिल को खुद हाथों से मारने का मौका देखकर मार्गो आखिरकार मान गया और छोटू के साथ सहयोग करने को तैयार हो गया।
मार्गो असल में अपने मन में भी एक अलग ही हिसाब किताब चला रहा था, क्योंकि भले ही उसके पास कातिल की स्टील चाकू आ गई थी, लेकिन उसके पास कोई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वह कातिल की सटीक लोकेशन जान सके। इस तरह दोनों तरफ छिपे इरादों वाली यह साझेदारी शुरू हो गई। मार्गो ने तुरंत अपना प्लान शुरू कर दिया। कातिल को जल्दी बाहर निकालने के लिए उसने अपने आदमियों से रातों रात उस गैंगस्टर बॉस को खत्म करवा दिया और हथियार वही स्टील चाकू इस्तेमाल किया जो कातिल ने छोड़ी थी। काले बूढ़े की मौत के बाद मार्गो ने उसकी सारी जमीन जायदाद कब्जा ली। काले बूढ़े के सारे बिजनेस पार्टनर को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए उसने उन्हें सबको हॉटपॉट पार्टी पर बुलाया। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मौके पर भी एक गैंग प्रोटेक्टर ट्राइके न सिर्फ मुंह में चिकन डालकर खा रहा था, बल्कि मार्गो के सामने आकर जोर जोर से बोल रहा था कि मार्गो द्वारा दिया गया प्रॉफिट शेयर बहुत कम है। उस आदमी को सबक सिखाने के बाद ही मार्गो को छोटू का फोन आया। पुलिस ने डीएनए टेस्ट किया था और पाया कि स्टील चाकू पर सिर्फ काले बूढ़े का खून नहीं, बल्कि कई अन्य मृतकों का खून भी लगा हुआ है। इससे साफ था कि यह हत्या भी उसी सीरियल किलर ने की है। लेकिन छोटू को पता था कि चाकू तो मार्गो के पास थी, यानी काले बूढ़े को मारने वाला भी मार्गो ही है। एक पुलिस वाला खुद एक कातिल के साथ मिलकर काम कर रहा है, यह बात छोटू के गले नहीं उतर रही थी। वह तुरंत मार्गो के ऑफिस पहुंचा। मार्गो फोन पर बात कर रहा था तो छोटू ने बिना कुछ कहे उसे 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। लेकिन अब पूरी तरह ठीक हो चुके मार्गो के लिए यह थप्पड़ हल्की हवा की तरह थे, कोई असर नहीं। फिर जब छोटू ने टेबल लैंप उठाया तो मार्गो ने उसे इतनी ताकत से पकड़ा कि छोटू की कमर लगभग टूट गई। तब मार्गो ने सच बता दिया। उसने काले बूढ़े को इसलिए मरवाया था ताकि असली कातिल बाहर आए, क्योंकि सीरियल किलर के लिए हर हत्या उसकी कला का एक काम होती है। अब कोई उसकी पहचान चुराकर हत्या कर रहा है तो यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान है। वह जरूर मिटाने की कोशिश करेगा। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा मार्गो ने सोचा था। कातिल ने भी न्यूज में काले बूढ़े की मौत की खबर देखी। अपनी क्रिएटिविटी पर किसी और का दावा देखकर उसे बेहद गुस्सा और अपमान महसूस हुआ। अगले दिन कातिल खुद काले बूढ़े की अंतिम यात्रा फ्यूनरल पर पहुंच गया। वहां मार्गो को देखते ही उसे समझ आ गया कि उधार की चाकू से हत्या करवाने वाला मार्गो ही है, क्योंकि इस छोटे काले मोटे आदमी की आंखों में ही चालाकी साफ झलक रही थी। फिर कातिल ने तुरंत काले बूढ़े के छोटे भाई काग को ढूंढा और उसे एक कागज का टुकड़ा थमाया जिस पर लिखा था, किसी ने मेरी चाकू से तुम्हारे बॉस को मार डाला। काग ने कातिल की नजर के अनुसार देखा, वह मार्गो था। उसे तुरंत गुस्सा आ गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मार्गो ने उसके 2 सामने के दांत उखाड़ दिए थे और अब भी दांत दर्द करता रहता था। काले बूढ़े की अंतिम यात्रा के बाद मार्गो और छोटू कार पार्क में गए। दोनों कातिल की सफेद कार से कोई सुराग ढूंढना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक एक ग्रुप ऑफ छोटे भाई दौड़ कर आए और बिना कुछ बोले मार्गो और छोटू पर मारपीट शुरू कर दी। लीडर था वही काग। काग को लग रहा था कि अब जीत उसके हाथ में है, अपने दांतों का बदला ले लेगा। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, मार्गो की पावर इतनी बढ़ गई कि उसके हमले बिल्कुल अनफेयर लगने लगे। काग के सारे आदमी एक एक करके सोने लगे, बेहोश। आखिरकार काग ने चाकू निकाला और छिपकर हमला किया, लेकिन उसकी छोटी कदकाठी और चाकू मार्गो के बड़े चेहरे तक भी नहीं पहुंच पाई, वातावरण भी नहीं बिगाड़ पाई। मार्गो ने एक ही थप्पड़ से काग को बेहोश कर दिया। इतने ताकतवर दुश्मन से डरकर काग भागा और नरम निशाना ढूंढने लगा, लेकिन छोटू ने उसे एक साइड किक से गिरा दिया और चाकू उसके पेट में जा घुसी। काग ऐसे ही मर गया। यह देखकर छोटू डर गया, सोचा शायद काग झूठा केस बनाने आया था। तभी मार्गो आया। उसे पता था कि पुलिस द्वारा हत्या करने के क्या नतीजे होते हैं। उसने सारा दोष खुद पर ले लिया। फिर उसने खोदक मशीन बुलाई और वहीं खुदाई करके काग की लाश दफना दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। काग की मौत छोटू के लिए बुरा सपना बन गई। वह तो बस मार्गो की मदद से कातिल को पकड़कर प्रमोशन लेना चाहता था, लेकिन अब खुद हत्या के केस में फंस गया। उधर कातिल भी चुप नहीं बैठा। उसने फिर से एक आदमी को रैंडम तरीके से मार डाला और फिर उसकी पत्नी को फोन करके किडनैप का बहाना बनाकर रैंसम मांगा। यह केस भी छोटू को ही मिला, लेकिन जैसे ही वह तैयारी करने लगा, कातिल ने फिर से फोन किया। छोटू ने तुरंत प्लान बनाया, पीड़ित की पत्नी को रैंसम लेकर ट्रांजैक्शन पॉइंट पर भेजा, लेकिन कातिल नहीं आया। वह दूर से छिपकर देख रहा था कि सुरक्षित है या नहीं। आखिरकार छोटू ने उसे देख लिया। आसपास छिपे पुलिस वाले दौड़े, लेकिन कातिल पहले से तैयार था। वह खरगोश से भी तेज भागा और लेफ्ट राइट करके गायब हो गया। फिर भी छोटू को कुछ मिला। कातिल ने जो ड्रिंक पी थी उससे डीएनए मिला। टेस्ट से एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जिसके नाम पर एक रेंटल रूम था। छोटू तुरंत वहां पहुंचा। अंदर जाते ही वह स्तब्ध रह गया। 2 लाइन में बड़े बड़े फिश टैंक थे, लेकिन उनमें मछलियां नहीं, विभिन्न छोटे जानवरों की लाशें डूबी हुई थीं। फिर छोटू ने एक फोटो देखी। उसमें का चेहरा जाना पहचाना लगा। उसने मार्गो द्वारा बनवाई गई स्केच निकाली, मिल गया, यही कातिल था। छोटू ने तुरंत मार्गो को फोन किया और पुलिस स्टेशन बुलाया। घर की जानकारी से कातिल की असली पहचान और लगभग लोकेशन पता चल गई। अब पुलिस और मार्गो की सच्ची साझेदारी शुरू हुई। दोनों के मन में अलग अलग इरादे थे, लेकिन मकसद एक ही था, समाज से इस खतरे को खत्म करना। पुलिस स्टेशन से निकलते ही मार्गो ने सारे छोटे भाइयों को बुलाया। हर एक को कातिल की फोटो दी और सब मिलकर कातिल के ठिकाने पर घेराबंदी कर दी। पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चल पड़ा, लेकिन कातिल बहुत चालाक था। कई दिनों तक ढूंढने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। मार्गो
परेशान हो रहा था। तभी एक दिन सड़क पर उसे एक बारिश में भीगती लड़की मिली। मार्गो का सख्त दिल पिघल गया। छोटू ने मजाक में लड़की से कहा, इस मोटे से दूर रहना, ये इलाके का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। जो लड़की की बात से मार्गो बच्चे की तरह खुश हो गया, लेकिन यही बात लड़की के लिए मौत का संकेत बन गई। बस में चढ़ी लड़की को पता नहीं चला कि उसके पीछे कौन बैठा है। बस में बैठी लड़की को पता नहीं चला कि उसके पीछे वाली सीट पर कातिल ही बैठा था। उसी रात मार्गो अपने छोटे भाइयों को इनाम दे रहा था, क्योंकि वे इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे। लेकिन टीवी पर न्यूज देखकर उसका ध्यान खिंच गया। एक हाई स्कूल की लड़की को घर जाते वक्त मार डाला गया था। क्राइम सीन पर जो छाता पड़ा था वह वही था जो मार्गो ने दिन में उस लड़की को दिया था। कातिल की इतनी निरपराध क्रूरता देखकर मार्गो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत अपने आदमियों को लेकर रातों रात कातिल की तलाश में निकल पड़ा। वे गलियों कूचों में घूमते रहे, फिर एक होटल के पास पहुंचे तो इस बार वे समय पर पहुंच गए। कातिल अभी रात का खाना खाने बाहर गया था, वापस नहीं आया था। मार्गो ने तुरंत आदमियों को वहां छिपकर इंतजार करने को कहा, जैसे ही दिखे पकड़ लेंगे। आधी रात को कातिल अपनी सफेद कार में आया, लेकिन वह बहुत सतर्क था। चारों तरफ बार बार देख रहा था। छोटू को लगा कुछ गड़बड़ है, उसने सबको छिपने को कहा, लेकिन कातिल को शक हो गया। वह एक झटके से एक्सीलरेटर दबाकर भाग निकला। सबने गाड़ियां स्टार्ट की और जोरदार पीछा शुरू हो गया। कातिल लगभग मुख्य सड़क पर पहुंचने वाला था, तभी मार्गो ने अपनी कार से उसे टक्कर मार दी। यह टक्कर दोनों को नुकसान पहुंचाने वाली थी। मार्गो की कार हिल गई। वह लड़खड़ाता हुआ उतरा और गुस्से में कातिल को मार मार कर चीरने की ठान ली, लेकिन कार का दरवाजा खोलते ही पता चला कातिल फिर से भाग गया था। अच्छा हुआ कि छोटे भाई ओल्डेट इन्हें उसकी भागती हुई छाया देख ली। तीनों ने फिर से पीछा किया। वे सड़क के रास्ते एक गली के मुहाने पर पहुंचे, जहां कई छोटी गलियां थीं। मजबूरी में वे अलग अलग दिशाओं में बांट गए। जैसे ही ओल्डेट एक कोने से गुजरा, कातिल अचानक बगल से निकला और हमला कर दिया। ओल्डेट ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कातिल से हार गया। जल्दी ही कई चाकू के घाव खाकर जमीन पर गिर पड़ा। मार्गो को आवाज सुनाई दी। वह दौड़ कर आया, लेकिन देर हो चुकी थी। ओल्डेट मर चुका था। मार्गो ने खून के निशान देखे और उनका पीछा किया। निशान एक अंडरग्राउंड केटीवी तक गए। वह एक एक कमरा चेक करने लगा। जल्दी ही एक प्राइवेट रूम में 2 लड़कियां गाना गा रही थीं, लेकिन रो भी रही थीं, जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती रखे हो। मार्गो समझ गया कातिल यही है। उसने लड़कियों को इशारा किया कि गाना जारी रखो, ताकि कातिल को शक न हो। तभी टॉयलेट में छिपा कातिल को लगा कि कोई आ गया है, लेकिन मार्गो ने एकदम से दरवाजा तोड़कर कातिल पर ही दरवाजा गिरा दिया। फिर उसकी मुक्कों की बौछार शुरू हो गई। पुरानी नई सारी दुश्मनी निकालते हुए मार्गो ने उसे बुरी तरह पीटा। आंखें लाल हो गईं। फिर उसने दरवाजा फेंका और कातिल के चेहरे पर लगातार मुक्के मारे, जब तक चेहरा बिगड़ न गया। आखिरकार उसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए बाहर निकाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मार्गो उसे एक वेयरहाउस में ले गया ताकि खुद हाथों से खत्म कर दे, लेकिन जैसे ही उसने कातिल के चेहरे पर थप्पड़ मारा, दर्द से कातिल और उकस गया। मार्गो गुस्से में इधर उधर चाकू ढूंढने लगा। उसे टुकड़े टुकड़े करने वाला था। जैसे ही उसने चाकू उठाकर वार करने वाला था, छोटू ने कार से तेजी से अंदर घुसकर मार्गो को टक्कर मार दी और गिरा दिया। छोटू ने कातिल को कार में डाला और मार्गो को छोड़कर पुलिस स्टेशन भाग गया। कातिल के पकड़े जाने की खबर फैलते ही पुलिस स्टेशन के बाहर रिपोर्टरों की भीड़ लग गई। छोटू को लगा अब उसकी तरक्की पक्की है, लेकिन वह गलत था। अस्पताल में कातिल को अच्छा खाना पीना मिल रहा था, लेकिन उसने हत्या कबूल नहीं की, क्योंकि उसने हर क्राइम में खास तरीके से सबूत मिटाए थे। कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कातिल ने खुलकर बकवास की। ऐसी बातें कहीं कि जज भी जवाब नहीं दे पाया। छोटू तो जैसे गर्म तवे पर चींटी की तरह तड़प रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की। अगर कातिल को सजा नहीं मिली तो पीड़ितों के परिवार से मुंह कैसे दिखाएगा, पुलिस वाले का फर्ज कैसे निभाएगा। गलती सुधारने के लिए छोटू ने फैसला सुनाए जाने से पहले मार्गो से मिला और कहा, पीड़ित के तौर पर कोर्ट में गवाही दो। लेकिन मार्गो अब छोटू से नफरत करता था, क्योंकि छोटू ने वादा तोड़ा, कातिल को छीन लिया और उसके गेमिंग हॉल को भी सील करवा दिया। फिर भी मार्गो मान गया। एक बार में कातिल को पूरी तरह फंसाने के लिए वह कोर्ट में गया। केवल जीवित बचा शिकार होने के नाते उसने पहले स्केच दिखाकर कातिल की पहचान की, फिर अपनी शर्ट उतारी और लड़ाई में लगे घाव दिखाए। कातिल धीरे धीरे पकड़ा जा रहा था। आखिरकार मार्गो ने एक कागज निकाला, वही जो कातिल ने काग को दिया था। मार्गो ने काग को दफनाते वक्त पाया था। उसमें लिखा था, किसी ने मेरी चाकू से तुम्हारे बॉस को मारा। मार्गो ने पहले के 2 शब्द फाड़ दिए। अब लिखा था, मेरी चाकू से तुम्हारे बॉस को मारा। यह लोहे जैसा सबूत था। कोई जवाब नहीं दे सका। कोर्ट ने आखिरकार कातिल को सजा सुनाई। मार्गो भी नहीं बचा। उसके अवैध गेमिंग हॉल चलाने के लिए उसे भी जेल हुई। लेकिन यही मार्गो चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि कोरिया में असली फांसी नहीं होती, कातिल को सिर्फ उम्र कैद मिली।